हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए देखिए जिसका पेपर 1 में हिंदी पूछा जाएगा। हालांकि पेपर 1 में 80 क्वेश्चन जो है कि हिंदी से ही पूछा जाएगा और इसके अलावा जो पेपर 2 में हिंदी रखे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर सेक्शन आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप सभी इसे पर डे जरूर कंप्लीट कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका भी एग्जाम होने वाला है, फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है तैयारी करने के लिए। यहाँ बेहतरीन आपको हम कंप्लीट सारा चीज करवा रहे हैं। तो आपसे जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए, हर चीज यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे को बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आज गलती हो रहा है तो कल निश्चित है कि सही आप कीजिएगा इसी क्वेश्चन को। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हम सभी कह सकते हैं किसी के क्रोध को भड़काना, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, किसी के क्रोध को भड़काना, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन है के लिए किस कारक का चिन्ह है। आप सभी को बताए थे कि कारक के कुल कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। चलिए इससे जो पहले आपको बताए थे आप सभी कारक के 8 भेद का नाम लिख के कमेंट करके बताएंगे। अगर 8 भेद का सीक्वेंस में नाम लिख दिए तो समझ लीजिए कभी आप कारक के भेद को नहीं भुलाइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संप्रदान, ध्यान रखिएगा, इसको संप्रदान कर लीजिएगा आप सभी, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। संप्रदान कारक में किसका प्रयोग करते हैं, के का। इसके लिए के और को और लिए का प्रयोग किया जाता है संप्रदान के लिए। अगर कर्म की बात किया जाए तो इसके लिए को का प्रयोग और शून्य का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, शून्य का प्रयोग होता है। संबंध के लिए इसके लिए चिन्ह है का है, के है, उसके बाद की है इसके लिए। उसके बाद अपादान के लिए क्या है, से है इसके लिए, ध्यान रखिएगा। अपादान में किसी से अगर जुदाई या अलगाव का भाव हो तो उसमें अपादान कारक होता है। ये चीज क्लियर है आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लिख चुके होंगे कारक के 8 भेद का नाम। अगर नहीं लिखे तो जरूर याद रखिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, कुल 8 भेद हैं कारक के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निजी वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइएगा आप सभी। निजी वाचक सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है किस वाक्य में हुआ है, ऑप्शन को पढ़िए। आप भला तो जग भला, इसमें निजी वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। डी राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हम सभी ने में विसर्ग का प्रयोग करेंगे, जोड़ अर्थक बराबर निरर्थक होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो सांच बराबर
तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। तो याद रखिएगा ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप सभी संधि विच्छेद को। चलिए कोशिश कीजिएगा, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। सप्त जोड़ ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। सप्त जोड़ ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर बताएंगे। दोस्तों आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। तो लाइक आपसे जरूर करेंगे जो भी क्लास में ज्वाइन किए हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है। अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन करना। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञान का भंडार जो होता है अथाह होता है। तो ज्ञान का शुद्ध वर्तनी जो होगा वो क्या होगा। ज्ञान किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ज्ञान इस प्रकार से हम सभी लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी के भाव को प्रकट करता हो, इसमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। आपसे को बताए थे संज्ञा के बारे में, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लड़कपन। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निर्वासित में प्रत्यय है। आपसे को क्या बताए थे, उपसर्ग होता है जो कि किसी भी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका स्वरूप को बदल देता है। तो निर्वासित में हम सभी जो प्रत्यय का प्रयोग किए हैं, इत का किए हैं। ध्यान रखिएगा, निर्वासित, इत 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 लास्ट में इत का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल के भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महाजोड़ इस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, महाजोड़ इस। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में किस संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन 13 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड। हरिश्चंद्र में किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो हम सभी कह सकते हैं विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन में 14 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सुंदरता पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। मूर्खता पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। निद्रा ये भी स्त्रीलिंग है, जबकि कपट क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है। चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है। तो हम सभी कह सकते हैं देखने में सीधा किंतु चालाक होना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है, तो देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। कहे तो स्वागत में किस संधि का प्रयोग किया गया है। यन संधि का प्रयोग किया गया है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इति धन आदि, इति धन आदि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। निश्चल में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, बी राइट आंसर रहेंगे।
अगर निश्चल का संधि विच्छेद कीजिएगा तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा बराबर चल प्लस चल होगा, नि विसर्ग चल, ध्यान रखिएगा निश्चल हो जाएगा। 9 में छोटी ई का प्रयोग करेंगे हम सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। देख लीजिए विसर्ग संधि में क्या होता है, जितने भी संधि विच्छेद होगा इसमें सभी में विसर्ग का प्रयोग होना तय है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म का पता चलता हो उसे ही हम सभी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, लिखावट, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें मिठाई जो होगा फ्रेंड ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को जातिवाचक, बाकी बात ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ जोड़ ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। छोटी ई है तो ये गुण संधि को व्यक्त करता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, याद रहेगा आप सभी को, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है फ्रेंड। दयानंद में प्रयुक्त संधि जो है वो कौन सा है, दीर्घ संधि है, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप सभी ये बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या बताया आपको, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो हम सभी कह सकते हैं यमुना क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं पर गंगा रहता या हिमालय रहता तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या किसी का नाम रहता तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आपको बताया राम, मोहन, कृष्ण, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 23 नंबर फ्रेंड, कि सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। महात्म्य जो लिखा हुआ है इसका शुद्धि वर्तनी क्या होगा, यानी कि इसमें वर्तनी गलत है, इसका सही रूप क्या होगा। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्म्य का ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रत्यय, तो आपको क्या बताए थे, किसी भी शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है और उसका स्वरूप को बदल देता है। तो प्रत्यय का प्रयोग करेंगे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए। तो आ का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ चतुर होना, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, किस वाक्य में अपादान कारक है। चलिए बताएंगे आप सभी, अपादान कारक के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, अपादान कारक को पहचानने का ट्रिक क्या है, से है इसका, अगर किसी भी वस्तु का जुदाई हो रहा हो या अलगाव का भेद हो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, नहीं होगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, ये क्या है, आपका अपादान कारक है, ध्यान रखिएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, से का प्रयोग किया गया है। और आपको क्या बताए थे, अगर अलगाव का भेद हो, कहां से, हिमालय से गंगा निकल रही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि इसमें अलगाव का भेद है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं। इससे पहले आपको बताए थे कि कारक के 8 भेद हैं। फिर से आप सभी एक बार नोट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख के। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा। चलिए 28 नंबर के लिए राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रति धन उपकार बराबर प्रति उपकार होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, दिग जोड़ अंबर बराबर क्या होता है, दिगंबर होगा। इसमें हलंत का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी को में। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में जो संधि का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अयादी संधि का प्रयोग किया गया है पवित्र संधि में, तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। घुटने टेक देना का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। घुटना टेक देना यानी कि हार मान जाना। अगला है घर बसाना का अर्थ है, घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है, अगला क्वेश्चन है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है तो बहुत अधिक लज्जित होना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे बहुत अधिक लज्जित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, चेहरे की हवाई उड़ना का क्या अर्थ है? तो चेहरे की हवाई उड़ना का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है फ्रेंड? देखिए मुहावरा को इजी में नहीं लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि एक शब्द का कई अर्थ हो सकता है और अगर अर्थ गलत दिया तो समझ लीजिए चेंज किया, पैटर्न चेंज किया तो समझ लीजिए क्वेश्चन पक्का गलती कीजिएगा आप सभी, तो इतना इजी नहीं लीजिएगा। और मुहावरा लगभग हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है अगर क्वेश्चन का वेटेज है हिंदी का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि शब्दावली से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, ये सभी से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसको याद ही करना होता है। तो ठन ठन गोपाल होना का अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कंगाल होना हो जाएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ है, तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ हो जाएगा चुप ना रहना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे चुप ना रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसो उछालना का अर्थ है, बांसो उछालना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्सन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है भाड़ झोंकना का अर्थ है, तो भाड़ झोंकना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे व्यर्थ समय नष्ट करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं मूंछ मुड़ाना का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन में दे देंगे हार मानना होगा मूंछ मुड़ाना का अर्थ। अगला क्वेश्चन है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दरिद्रता में आनंद मनाना, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। आगे देख लीजिए, सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ है घमंड करना, क्लियर है, सीधे मुंह बात करना का अर्थ नहीं क्या है घमंड करना। आगे देख लीजिए, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? विवाह करने का समय आ गया है, यानी कि विवाह करने का टाइम आ गया। अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? यानी कि बहुत प्रिय होना, मेरा बेटा आशीष मेरे आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्रिय है। अगला है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ है, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्वार्थ पूर्ति करना। तो देख लीजिए यहां पे क्या हो गया, अर्थ चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप होना। अगला है बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया, रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम क्या हो गया? रुक गया है। इनके लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे गुड़ गोबर करना, सारा चीज किया हुआ पर पानी फेर देना। अगला है मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में इनका लेखन अति उत्तम है, रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तूती बोलना हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तूती बोलना। मुंशी चंद्र का जो उपन्यास है ये क्या बोलता है, तूती बोलता है इसका उपन्यास। ध्यान रखिएगा आप सभी। कथा क्षेत्र में इनका क्या है, लेखन उत्तम, अति उत्तम है, यानी कि तूती बोलता है कथा क्षेत्र में इसका उपन्यास। ये चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश किया। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन करना है। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या किया, घर सिर पर उठा लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बच्चों की शरारत पर विवेक ने क्या किया, घर सिर पर उठा लिया।